आज भोर की उजास ने कमरे में प्रवेश नहीं किया था। खिड़की से पर्दे को सरकाकर सूरज की किरणों को कमरे में आमंत्रित करने वाली अर्पिता अब इस घर में नहीं थी। पलंग के बगल के गोल टेबल पर आज चाय का प्याला भी नहीं था। आज से नया जीवन शुरू हो रहा था, मेरा भी उसका भी। 8 बज गए थे। सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाने का क्रम भी आज टूट गया था। पिछले 15 सालों से किसी सीखी सिखाई विधि से मेरे आगे पीछे घूमा करती थी अर्पिता। कभी कोई संबोधन नहीं था उसके मुंह में मेरे लिए, ना ही मैं कभी उसे कोई संबोधन दे पाया। एक अजीब रिश्ता जोड़ गई थी अनुराधा। अर्पिता के लिए अनुराधा माँ थी। इसी संबोधन से उसे पुकारा करती थी वह। आरो भैया था और मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए अर्पिता सदैव पराई ही रही। मैं बेहद कठोर था इस बात को लेकर कि मेरे फैसले का सदैव पालन हो। अनुराधा ने अपने जीवन काल में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जो मेरे चेहरे के भाव बदल दे। बेटे आरव को एक साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाया उसने। पिछले साल ही आरव कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स के लिए अमेरिका गया है। कोर्स पूरा होने के बाद वहीं का स्थायी निवासी होने की उसकी इच्छा है। आरव के इस फैसले पर ना मुझे ना अनुराधा को कोई ऐतराज था। बच्चे को अपने निर्णय और आकांक्षा के अनुरूप जीने देना है, इसका फैसला हमने काफ़ी पहले ही कर लिया था। मेरी हर बात को शांति से स्वीकार करने वाली अनुराधा ने जीवन में एक ही बार मेरा विरोध किया था, अर्पिता के लिए। 16 साल पहले अपनी बीमार सहेली को देखने गई अनुराधा जब अस्पताल से लौटी तो इस 7 साल बच्ची का हाथ थामे घर आई थी, ये कहते हुए कि इसका कोई नहीं है। उसने फैसला सुनाया था कि ये यहीं रहेगी, इसी घर में। तुम्हारी सहेली? मैंने पूछा था। वह नहीं रही, भर्राए स्वर में अनुराधा ने जवाब दिया था। लड़की की पकड़ उसके हाथों में सख्त होने लगी थी। एक हाथ से उसने लड़की का हाथ थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसकी हथेली को सहला रही थी और लड़की लगातार रोई जा रही थी। अनुराधा के चेहरे का भाव सख्त था, कुछ ऐसा कि मुझे यह एहसास होने लगा कि वह इस लड़की को अब अपने से दूर नहीं करेगी। इसका पिता नहीं है क्या? अनुराधा पर मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा था और भयभीत सी अर्पिता अनुराधा के पल्लू में छिप गई थी। नहीं है, वह काफ़ी पहले ही इस संसार से जा चुका है। सड़क एक्सीडेंट था। अनुराधा, मैंने प्रयास किया कि उसको समझाऊं कि एक अनजान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं है। आपके लिए अनजान है यह, मगर मेरे लिए नहीं। मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है कि इसकी देखभाल करूंगी। दृढ़ था अनुराधा का स्वर। लेकिन इस शहर में अनाथालय भी तो है ना? मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है विजय कि मैं इसे अनाथालय में नहीं डालूंगी। जानते हो, मेरी सहेली अनाथ थी, अनाथालय में ही पली बड़ी हुई थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके माँ बाप कौन है भी या नहीं। वह मेरे स्कूल की सहेली थी। वह हमेशा अपने अनाथालय की त्रासदी मुझे बताया करती थी। सबके बीच होने के बाद भी घोर अकेलापन होता है, मानसिक व्यथा होती है। जैसे तैसे वह शिक्षिका बनी, शादी की और माँ भी बनी, पर उसके पति उसे छोड़कर चल बसे। वह स्वयं भी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जब भी मुझसे बात करती अर्पिता को लेकर ही करती। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं अर्पिता को संभाल लूँगी, पर ये नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी चली जाएगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती विजय। ठीक है, जो करना हो करो, मैंने भी झल्लाकर कहा, पर मैं इस लड़की का खर्च वहन नहीं करूँगा। मेरा निर्णय सुन स्तब्ध रह गई थी अनुराधा। कुछ देर अजीब सी नज़रों से मुझे देखती रही। उसकी आंखें डबडबा आई थी। आंखों के कोर में आंसू मोतियों से चमकने लगे थे। फिर उसने धीरे से निर्णयात्मक अंदाज में सिर हिलाकर हामी भरी, मानो कह रही हो, मंजूर है। मेरी कठोरता ने अनुराधा को आत्मनिर्भर बना दिया था। अगले कुछ दिनों में ही अनुराधा ने कॉलोनी के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझसे घर का खर्चा मांगना भी कम कर दिया था। अनुराधा, यह ट्यूशन क्यों?
मैंने एक दिन उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा था, क्या मेरी पुलिस की नौकरी से घर नहीं चल रहा? आत्मनिर्भर बनना गलत तो नहीं है ना? उसके स्वर में व्यंग था। कई बार लगता कि अर्पिता अनुराधा के जीवन में मेरी जगह लेने लगी थी। वह अर्पिता को रसोई में जमीन पर चादर बिछाकर उस पर सुलाती थी। अर्पिता के लिए फुटपाथ से सस्ते कपड़े खरीद लाती थी। सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। नन्ही सी अर्पिता स्कूल पैदल ही आती जाती थी। अनुराधा ने अर्पिता को कोई सुख सुविधा नहीं दी, पर बेपनाह प्यार दिया, संरक्षण दिया। अर्पिता कृतार्थ थी अनुराधा के स्नेह पर, और शायद इसलिए उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती, आत्मसंतुष्टि का भाव रहता। आरव अपनी पढ़ाई, खेलकूद, किताबों में व्यस्त रहता। आरव को लगता था कि अर्पिता उसकी बहन समान है, तो उसे राखी बांधे, पर अनुराधा ने अर्पिता और आरव के बीच इस रिश्ते को स्थापित ही नहीं होने दिया। राखी का त्योहार आ रहा था, तो मैंने भी उत्सुकतावश पूछ लिया आरव से, अर्पिता राखी बांधेगी तुम्हें? नहीं पापा, मम्मा कहती है कि उसे किसी रिश्ते में मत बांधो। मैं चकित रह गया। अर्पिता अनुराधा की सबसे करीबी बन गई थी, फिर आरव को राखी बांधने पर उसे ऐतराज क्यों? आरव भी अर्पिता को बहुत प्यार करता था। स्कूल के दोस्तों से मिले चॉकलेट और अपनी कहानियों की किताबें उससे शेयर करता। कई बार देखा है मैंने कि अर्पिता को कभी मैथ्स तो कभी अंग्रेजी भी पढ़ा दिया करता था। दोनों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा सभी भाई बहनों का होता है। फिर राखी बांधने पर अनुराधा को ऐतराज क्यों? एक दिन अनुराधा पास आकर बोली, आप आरव से पूछ रहे थे ना कि राखी के बारे में, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? विजय, वह लड़की इस घर की कोई नहीं है, बस मेरी जिम्मेदारी है। आपने तो उसे अस्वीकार कर दिया था, पर मेरी वजह से उसे इस घर में जगह मिली। अभी वो छोटी है, पर धीरे धीरे उसे घर का सारा काम सिखा दूंगी, ताकि उस पर कभी यह आरोप ना लगे कि वह मुफ्त में रहती है। थोड़ी सी जगह ले रही है, खाना खा रही है, पढ़ रही है, तो काम करके इस घर का कर्ज भी चुकाएगी। और विजय, तुम्हें तो पता है कि मेरा घुटना अब बहुत परेशान करने लगा है। उसे सक्षम बनाऊंगी ताकि वह घर संभाले। अनुराधा की बात से मेरे गाल पर एक चाटा सा पड़ा था। रौबदार पुलिस वाला था, इसलिए अपने भाव को सफलतापूर्वक छिपा लिया। 2-3 साल में ही अर्पिता ने घर का सारा काम काज सीख लिया था। मैं पुलिस के नौकरी से रिटायर हो गया था, इसलिए घर पर ही रहता था। ऑनलाइन पुलिस की नौकरी के लिए बच्चों की काउंसलिंग और इस क्षेत्र में कैरियर पर ऑनलाइन मार्गदर्शन का काम मैंने शुरू कर दिया। समय अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए कुछ काउंसलिंग संस्थाओं से भी जुड़ गया था। सारा काम ऑनलाइन था। अनुराधा के घुटनों का दर्द बढ़ने लगा था। अर्पिता प्रयास करती कि अनुराधा को पूरा आराम मिले। मैं जब भी कहीं बाहर से घर आता, अनुराधा की जगह अर्पिता पैर धोने के लिए पानी ले आती। मैं ज़्यादातर बाहर से आते ही बरामदे में कुर्सी पर या अंदर सोफे पर कुछ देर बैठ जाता। अर्पिता झट पानी लाकर रख देती। कुछ ही मिनटों में चाय और बिस्कुट या टोस्ट भी लाकर रख देती। जैसे जैसे अर्पिता बड़ी हो रही थी, अनुराधा से उसका रिश्ता गहराने लगा था, और मेरे चाहने या न चाहने की परवाह किए बगैर वह मेरी केयर टेकर भी बन गई थी। आरव पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। अनुराधा के घुटनों में असहनीय दर्द रहने लगा था। उसकी चाल देखकर मैं समझने लगा था कि वह ठीक नहीं है, पर अनुराधा ने कभी अपनी पीड़ा मुझसे साझा नहीं की। अर्पिता थी तो घर संभल रहा था। रात दिन भागती रहती थी वह लड़की। मुझे जरा सा खांसी हुई कि बाम लाकर बगल में रख देती। भाप लेने के लिए गर्म पानी और टॉवल रख जाती। अनुराधा के घुटनों को रोज गर्म पानी से सेकती। गर्म तेल से धीरे धीरे घुटनों पर मालिश करती, और जब वह सो जाती तब अर्पिता भी रसोई की पनाह में चली जाती। 2 साल पहले अनुराधा चल बसी। घुटनों के दर्द के अलावा कोई बीमारी नहीं थी उसे। एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि नींद में ही हार्ट अटैक आया था। अब अर्पिता की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। पूरा घर उसका दायित्व था। हर समय काम में लगी रहती थी। रात कई बार रसोई में लाइट दिखती थी। मुझे लगता था कि कुछ पढ़ रही है, शायद कोई प्राइवेट परीक्षा देने वाली हो। अनुराधा और आरव ने उसे जीवन जीने की पूरी कला सिखा दी थी। किसी नर्स की तरह मेरी देखभाल करने वाली अर्पिता कभी मुझसे बात नहीं करती, बस
मजदूर की तरह काम में लगी रहती। 2 दिन पहले ही आरव का फोन आया था, पापा, अर्पिता की शादी है। शादी? मैं चौंक गया था। तुम्हें किसने बताया? पापा, अर्पिता ने ही बताया। दरअसल उसने 1 सप्ताह पहले ही बताया था, पर मैं भूल गया, थोड़ा बिजी था पापा। पापा, ये रिश्ता मम्मा ने ही तय किया था। उस लड़के को मम्मा जानती थी। वो लड़का टैक्सी चलाता है और मम्मा ने ही उससे कहा था कि जब अपनी टैक्सी खरीदोगे तब मेरी बेटी को ले जाना। ओके, मैंने गहरी सांस ली। इस गहरी सांस का अर्थ मैं स्वयं भी नहीं समझ पाया। इस लड़की से मुक्ति पाने की खुशी थी या अकेले हो जाने का अनजाना सा डर? और पापा सुनिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आरव ने आगे कहा। अर्पिता ने 2 काम वाली बाई रख दी है, एक खाना बनाएगी और दूसरी पूरे घर की साफ सफाई करेगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी पापा, मैं अपने इंटर्नशिप के पैसे से उनका पेमेंट कर दिया करूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल उस लड़की की शादी भी कभी होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था, पर अनुराधा ने संसार छोड़ने से पहले यह काम भी कर दिया। कितनी फिक्र थी अनुराधा को उसकी। दूसरे दिन सुबह अर्पिता आई थी मेरे कमरे में और एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया, जिस पर उसके नए घर का पता लिखा था, होने वाले पति का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी। इच्छा हो रही थी कि उसे बधाई दूं, पर कुछ कह नहीं पाया। कुछ पल वह मेरे भाव को देखती रही, फिर कमरे से निकल गई। मैं भावहीन सा हो गया था, अजीब सा महसूस कर रहा था। वह जा चुकी थी, मैं पुरानी यादों से बाहर निकल आया। अब मैं वर्तमान में था और मेरा जी तो यही चाह रहा था कि अर्पिता के चले जाने की खुशियां मनाओ। 17 साल से जिसके घर से निकालना चाह रहा था वह अब निकली है। मैं उत्साहित होना चाहता था, पर हो नहीं पाया। कई चिंताएं मन को घेरने लगी थी। सजा सवरा मेरा घर अब कौन संभालेगा? 9 बज गए थे, मैं बाहर आ गया। पहली नौकरानी आ चुकी थी, बाहर आंगन बुहार रही थी। सर, मैं 8 बजे ही आ गई थी, आप शायद सो रहे थे। सोचा बाहर की सफाई कर लेती हूँ। वहीं बाहर के नल पर उसने हाथ पैर धोया और अंदर आने लगी। बोली, सर आपके लिए चाय बना लाती हूँ, अर्पिता मैडम ने मुझे सारा काम समझा दिया है सर। इतना कहकर वह अंदर चली गई। अर्पिता मैडम, मैंने मैडम शब्द को मन ही मन बुदबुदाया। हंसी सी आ गई। मेरे लिए तो वह बोझ थी, बस इस घर की एक नौकरानी। मैडम संबोधन जरा अजीब सा लगा। काम वाली चाय बना लाई थी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। एक अनजान औरत घर में प्रवेश कर काम करने लगी थी। मैं तो जैसे अपने ही घर में अजनबी हो गया था। तभी दूसरी भी आ गई। नमस्कार सर, उसने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा। मैं सुगंधा, केयरटेकर, मुझे ही सारा घर संभालना है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और वह भी घर में प्रवेश कर गई। कुछ ही पल में पूरे घर में शोर शराबा गूंजने लगा। दोनों नौकरानियां एक दूसरे से बात करती हुई एक दूसरे को अपने बारे में बता रही थी। मुझे बेहद अशांति सी होने लगी थी। मैं चाह रहा था कि अपने दैनिक कार्य को करूं, पर कर नहीं पा रहा था। समय जैसे थम सा गया था, पर मुझे खुद को संभालना था, तो मैं धीरे से उठा और अपने काम में लग गया। दोनों नौकरानियों की अतरंगता बढ़ती जा रही थी। दोनों बेखौफ पूरे घर को अपनी बातचीत और क्रियाकलाप से अशांत करती जा रही थी। मैं अपने ही घर में स्वयं को अजनबी सा महसूस करने लगा था। मुझे खींच सी होने लगी थी। इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और ये इसका फायदा उठा रही थी। खाना बनाने वाली किचन पूरा साफ किए बिना चली जाती और दूसरी उस अधूरे काम को अनदेखा कर देती, मानो वह उसका काम है ही नहीं। 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। मुझे कई बार किचन साफ करना पड़ता, तो कभी डाइनिंग टेबल भी। रात को आरव का फोन आया तो मेरी तकलीफ सुनकर वह परेशान हो गया। पापा, आपको उनसे बात करनी होगी, चुप रहेंगे तो वे ऐसा ही काम करेंगी। हाँ बेटा, बोलूँगा। मैंने बोल तो दिया, पर कुछ बोला नहीं। सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाता था, बस वही शांति मिलती थी। दोस्तों के साथ कुछ सुखद पल बिताने के बाद मुझे घर आने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरी व्यथा कोई समझ नहीं सकता था। सबका परिवार था, कोई मेरी तरह अकेला तो नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो मैंने आरव को भी अपनी तकलीफ बताना कम कर दिया था।
क्या करता बताकर, बेकार वह वहाँ परेशान होता। कुछ सप्ताह ही बीते थे कि एक दिन कमरे का पर्दा हट गया था। गोल टेबल पर चाय की प्याली और चाय की केतली थी। एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई मुझे। मैं तेजी से कमरे से बाहर आया तो देखा अर्पिता सामने के कमरे में बैठी आरव से मोबाइल पर बात कर रही थी। आप चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगी। आप बस उन दोनों का हिसाब कर दो। मैंने अजय को भी कहा है, रात यहाँ से होते हुए घर जाना है, तो वह मुझे लेने आ जाएगा। तब तक मैं यहीं हूँ। आरव कुछ बोला तो अर्पिता ने कहा, हाँ भैया, कहा ना आपसे, चिंता मत करो। बाय भैया। शायद घर की डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। मैं तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, चाय पी ली और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगा। अर्पिता सामने के कमरे में सेल्फ की सफाई कर रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी वह। नई साड़ी में वह खूबसूरत लग रही थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका चेहरा भी खिल गया। रात तक अर्पिता काम करती रही। मेरे मन को भी सुकून महसूस हो रहा था। रात घर के पास टैक्सी रुकी तो मैं बाहर आ गया। अर्पिता किचन के काम को अंतिम रूप दे रही थी तो मैंने उसके पति को इशारे से बुलाया। क्या नाम है? अजय, उसने कहा। कहाँ रहते हो? यहीं शांति नगर चाल में। अपना घर है? हाँ। अच्छा, मैंने कहा और ध्यान से देखा। अच्छा लड़का लगा वह। अर्पिता बाहर आ गई थी। उसकी पलकें भीगी थी। शायद अजय से मुझे बात करते देखकर उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मेरा मन भर आया और अनजाने ही मेरी आंखें छलक उठी। वह कुछ पल मेरी छलकी आंखों को देखती रही और अपना सिर झुका लिया। वो तेजी से निकल गई। मेरे अंदर से आवाज आई, रोक लो उसे। मैं रोकना भी चाहता था पर रोक नहीं पाया। वो टैक्सी में बैठ चुकी थी। मैं तेजी से कमरे में भागा। तकिए के नीचे दबे उस कागज के टुकड़े को निकाला जिस पर अजय का पता व मोबाइल नंबर था। मैं झट नंबर डायल कर दिया। अर्पिता ने फोन उठाया। ये गाड़ी चला रहे हैं आप? कौन? बेटा, मैं विजय। जी। वह खामोश हो गई। बेटा, तुम दोनों यहीं आ जाओ मेरे पास रहने। जी। पर क्या बेटी, शादी के बाद पापा के पास नहीं रह सकती है? मैंने भर्राए आवाज में पूछा और बिलक कर रो पड़ा। बेटा, अकेले नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद अकेले बहुत तकलीफ हो रही है। कल से तुम दोनों यहीं रहना बेटा, अब कभी कहीं मत जाना। वह चुप थी पर सिसकियों की आवाज आ रही थी। हम दोनों सिसकियों की भाषा में देर तक वार्तालाप करते रहे। सालों का मौन आज टूटा जो था। मैंने अनुराधा की तस्वीर की ओर देखा। उसकी मुस्कान भी जैसे गहरी हो गई थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।